पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.72 सहसंबंध तथा साथ साथ पाले गए भ्रातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि में लगभग 0.60 सहसंबंध साथ साथ पाए गए। भाई बहनों की बुद्धि में 0.50 सहसंबंध तथा अलग अलग पाले गए सहोदरों की बुद्धि में 0.5 सहसंबंध पाया गया। इस संबंध में अन्य प्रमाण दत्तक बच्चों के उन अध्ययनों से प्राप्त हुए जिनमें यह पाया गया कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट पहुंचता है। सुविधा वंचित परिस्थितियों वाले घरों के जिन बच्चों को उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवारों द्वारा गोद ले लिया जाता है उनकी बुद्धि प्राप्तांकों में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है, जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिकों की इस तथ्य पर सहमति है कि बुद्धि आनुवंशिकता, प्रकृति तथा पर्यावरण पोषण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं तय हो जाती हैं और बुद्धि का विकास उस परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध अवलंबों और अवसरों द्वारा निर्धारित होता है। बुद्धि का मूल्यांकन 1905 में अल्फ्रेड बिनेट तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि मापन का सफल प्रयास किया। 1908 में अपनी मापनी संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु मेंटल एज एमए का संप्रत्यय दिया। मानसिक आयु के माप का अर्थ है किसी व्यक्ति या का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि किसी बुद्धि परीक्षण पर उस बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर है। बच्चे की कालानुक्रमिक आयु क्रॉनिकल एज सीए जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। यह एक तीव्र बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से अधिक होती है, जबकि एक मंद बुद्धि बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो बिनेट तथा साइमन ने इसे बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित किया। 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस कोशेंट आईक्यू का संप्रत्यय दिया। किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। ठीक है, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे सूत्र है इसका, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। ठीक है, ये है सूत्र। गुणा करने में 100 की संख्या का उपयोग दशमलव बिंदु समाप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बुद्धि की संख्या। एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। ये आपको करना खुद से। यदि 12 साल के बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 हो तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उदाहरण के लिए 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 12 बटे 10 गुणे 100 होगी। ठीक है, परंतु उसी बच्चे की मानसिक आयु यदि 7 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 70 7 बटे 10 गुणे 100 होती है। प्रत्येक आयु स्तर पर व्यक्तियों की समष्टि की औसत बुद्धि 100 होती है। ठीक है, जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्य क्षेत्र में रहते हैं। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत अधिक या बहुत कम होते हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवृत्ति वितरण वक्र बनाया जाए तो यह लगभग एक घंटाकार वक्र के सदृश होता है। इस वक्र को सामान्य वक्र नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ऐसा वक्र अपने केंद्रीय मूल्य या माध्य के दोनों ओर सममित आकार का होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है बुद्धि लब्धि वर्ग, वर्णात्मक वर्ग नाम, जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, 130 से अधिक अतिश्रेष्ठ 2.2%, 120 to 130 श्रेष्ठ 6.7, 110 119 औसत उच्च औसत 16.1, 19 to
109 औसत 50, 80 to 89 निम्न औसत 16.1, 72 to 79 सीमावर्ती 6.7%, 70 से कम बौद्धिक रूप से अशक्त 2.2%। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या बुद्धि लब्धि प्राप्तांक के वितरण का सामान्य वक्र। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ दिया बुद्धि लब्धि प्राप्तांक, और ये देखिए यहाँ पे उसको बताया गया है 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 20, 30, 40, 50, 60, 160, 170, 180 ऐसे। फिर यहाँ देखिए अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उच्च, औसत, बीच में क्या है औसत है। ठीक है, फिर निम्न औसत, सीमावर्ती, और यहाँ पे देखिए क्या है अति गंभीर, तीव्र, सामान्य, निम्न। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, इंटेलिजेंट, गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कहा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से अशक्त, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहा जाता है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं में सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं। बुद्धि में विचलन, बौद्धिक न्यूनता, किसी जनसंख्या में एक और तो प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक व्यक्ति को होते हैं जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। वहीं दूसरे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बहुत साधारण कौशलों को सीखने में भी बहुत कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उन्हें बौद्धिक रूप से अशक्त कहा जाता है। बौद्धिक अशक्तता वाले बच्चों की बुद्धि में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसीज AAMD के अनुसार बौद्धिक अशक्तता से तात्पर्य उस अवसामान्य साधारण बौद्धिक प्रकार्यात्मकता से है जो व्यक्ति के विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। इस परिभाषा की 3 मूल विशेषताएं, पहली, किसी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से अशक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य स्तर से पर्याप्त कम हो। जिन व्यक्तियों की बुद्धि 70 से कम होती है उनकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य से पर्याप्त कम समझी जाती है। दूसरी विशेषता का संबंध अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से है। अनुकूलित व्यवहार का अर्थ है व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बनता है और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से अपना समायोजन करता है। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक आवश्यकता व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं 0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में दिखाई पड़ता है। जिन व्यक्तियों को बौद्धिक रूप से अशक्त के समूह में वर्गीकृत किया जाता है उनकी योग्यताओं में भी पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो विशेष ध्यान देकर साधारण प्रकार के कार्य कराना सिखाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता और उन्हें जीवन भर संस्थागत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। आप पहले ही सीख चुके हैं कि किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। बुद्धि लब्धि की संख्याएं बौद्धिक रूप से अशक्त व्यक्तियों में के भिन्न भिन्न वर्गों को समझने में सहायक होती है। निम्न बौद्धिक आवश्यकता के विभिन्न वर्ग इस प्रकार हैं। निम्न बुद्धि लब्धि 55 से 70, सामान्य सामान्य बुद्धि 35 से 40 से लगभग 50 से 55, तीव्र बुद्धि लब्धि 20 से 25 से लगभग 35 से 40 तथा अति गंभीर बुद्धि लब्धि 20 से 25 से कम। ठीक है, अभी देखिए बौद्धिक प्रतिभाशालीता क्या होती है। अपनी उत्कृष्ट संभाव्यताओं के कारण बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निष्पादन से इस प्रकार का होता है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अध्ययन 1925 में सामान्य प्रारंभ हुए जब लेविस टर्मन ने 130 या उससे अधिक भी बुद्धि लब्धि वाले 1500 बच्चों के जीवन का अभिलेख किए जाने के लिए ये रखना प्रारंभ किया कि बुद्धि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन के साथ किस प्रकार संबंधित है। यद्यपि प्रवीणता टैलेंट तथा प्रतिभा गिफ्टेडनेस शब्दों का समान अर्थों में उपयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों के अर्थ में भिन्नता होती है। प्रतिभा का अर्थ उस असाधारण समान प्रकार की योग्यता से जो विस्तृत क्षेत्र के कार्यों में किए गए निष्पादन से दिखाई पड़ती है, जबकि प्रवीणता का अर्थ किसी विशिष्ट अथवा संकुचित क्षेत्र जैसे आध्यात्मिक, सामाजिक, सौंदर्यपरक में श्रेष्ठ योग्यता से है। अधिक प्रवीण व्यक्तियों को कभी कभी अद्भुत प्रतिभाशाली भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अध्यापकों के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति की प्रतिभाशालीता उसकी उच्च योग्यता, हाई एबिलिटी, उच्च सृजनात्मकता, हाई क्रिएटिविटी तथा उच्च प्रतिबद्धता, हाई कमिटमेंट जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली बच्चों में उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता के लक्षण बहुत पहले दिखाई पड़ जाते हैं। शैशवकाल तथा पूर्व बाल्यावस्था में ही उनमें अधिक अवधान, विस्तृति, अच्छी प्रतिविज्ञान, स्मृति, नवीनता के प्रति रुझान
पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उच्च संवेदनशीलता तथा भाषा कौशल का शीघ्र प्रकटीकरण दिखाई देने लगता है। प्रतिभाशाली तथा बहुत अच्छे शैक्षिक या अकादमिक निष्पादन को यह समझना सही नहीं है कि बहुत श्रेष्ठ मनोगतिकी गतिक योग्यता प्रदर्शित करने वाले खिलाड़ी भी प्रतिभाशाली कहे जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के पास भिन्न भिन्न क्षमताएं व्यक्तित्व विशेषताएं होती हैं। उन्नत तार्किक चिंतन, प्रश्न करने की प्रवृत्ति तथा समस्या समाधान का अधिक योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यीकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता, मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर, अंतर्भूत अभिप्रेरणा तथा आत्म सम्मान का उच्च स्तर, स्वतंत्र एवं अनुरूप प्रकार का चिंतन, लंबी अवधि तथा अकेला रहकर अध्ययन करने की वरीयता। प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी बुद्धि परीक्षण पर किया गया निष्पादन ही एकमात्र माप नहीं है। अध्यापकों द्वारा किया गया निर्णय, विद्यालय में उपलब्धि के अभिलेख, बच्चों के माता पिता साक्षात्कार, समकक्षियों तथा स्वयं द्वारा किए गए निर्धारण आदि का भी उपयोग बौद्धिक मूल्यांकन के साथ साथ किया जा सकता है। इस शिक्षा में जीवन समृद्धि से संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं जो बालकों के फलक चिंतन, योजना निर्माण, निर्णयन और संप्रेषण के कौशलों में वृद्धि कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, ठीक है, इसमें क्या है, बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। परीक्षण को देने की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत परीक्षण या समूह परीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत तथा समूह बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। समूह बुद्धि परीक्षण को एक साथ बहुत से व्यक्तियों को समूह में दिया जा सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण में आवश्यक होता है कि परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से सौहार्द स्थापित करे और परीक्षण सत्र के समय उसकी भावनाओं, भावदशाओं और अभिव्यक्तियों के प्रति संवेदनशील रहे। समूह परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षार्थियों की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। व्यक्तिगत परीक्षणों में परीक्षार्थी पूछे गए प्रश्नों का मौखिक अथवा लिखित रूप में भी उत्तर दे सकता है अथवा परीक्षणकर्ता के आदेशानुसार वस्तुओं का प्रस्तुत भी कर सकता है। समूह परीक्षण में परीक्षार्थी संबंधित लिखित उत्तर देता है और प्रश्न भी प्रायः बहुविकल्पी स्वरूप के होते हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक तथा निष्पादन परीक्षण। एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक और या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है।